नमस्कार। साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा का विषय है भीष्म साहनी का रचना संसार, और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समालोचक अशोक कुमार मिश्र और साहित्यकार दिनेश जोशी जी। अशोक जी और दिनेश जी, आप दोनों का साहित्यिकी के इस मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। बातचीत की शुरुआत दिनेश जोशी जी मैं आपसे करता हूँ, और आपसे सबसे पहले हम भीष्म साहनी जी का जो कुल रचना संसार है उस पर आपकी प्राथमिक टिप्पणी ले लें, फिर मैं अशोक जी के पास जाता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने नौटियाल जी। जी, भीष्म साहनी जी हमारे हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, और इनका जो रचना काल है 1915 में तो इनका जन्म हुआ है। जी जी। और प्रेमचंद के बाद के रचनाकार हैं। प्रेमचंद तो बहुत पहले, मतलब 1936 में प्रेमचंद जी की मृत्यु हो गई थी। जी। तो इनको कहा जाता है कि भीष्म साहनी जी प्रेमचंद की परंपरा के रचनाकार है। वस्तुतः सही है, लेकिन उसके अन्यथा भी प्रेमचंद इनका भीष्म साहनी जी का अपना भी मौलिक परंपरा है। जी। तो 1915 में जब जन्म हुआ तो इनका रावलपिंडी में जन्म हुआ। जी। उस समय विभाजित हिंदुस्तान, भारत पाकिस्तान नहीं था, एक ही देश था, राष्ट्र था। जी। और 1937 में इन्होंने लाहौर ही उस समय शिक्षा का केंद्र होता था, लाहौर से इन्होंने एमए हिंदी की, एमए इंग्लिश किया है। जी। मास्टर्स डिग्री अपनी। जी। और उसके पश्चात 1937 के पश्चात ये फिर तमाम जगह रहे। जी। इनके बड़े भाई बलराज साहनी जी अभिनेता थे और फिल्मों में काम करते थे, तो जाहिर है एक निश्चित होता है कि इनका मतलब एक बड़े परिवार के सदस्य जब उसमें, तो इनका भी रुझान भीष्म साहनी जी का भी फिल्मों की ओर था। और ये वहाँ गए भी, बम्बई गए, और इप्टा जो उस समय की थिएटर ग्रुप था हमारा, हाँ, जो उस इप्टा ग्रुप के सक्रिय सदस्य थे। थिएटर में, नाटकों में इनकी अभिरुचि रही होगी, तभी उसमें गए। और लेकिन बम्बई में भी इन्होंने प्रयास किया, ऐसा कहा जाता है कि प्रयास किया अभिनय का, लेकिन वो हाँ ज़्यादा उनका मन नहीं लगा या वो सफल नहीं हो पाए उस क्षेत्र में। तो उसके बाद इन्होंने, क्योंकि इनके पास शिक्षा की डिग्री थी, तो ये लौट के इन्होंने अम्बाला में और दिल्ली में अध्यापन भी किया। जी। शिक्षा का कार्य किया। जी। और इसी दौरान इनकी जो कहानियों का जो रचना संसार है, रचना की प्रवृत्ति इनमें, जब ये इंटरमीडिएट में पढ़ते थे तभी एक रावी नाम की कहानी कहा जाता है कि इन्होंने लिख दी थी अपने मैगजीन में। जैसा कि होता है हम लोग एक रचनाकार का स्कूल के एक जब 17, 18, 15, 16 वर्ष की उम्र होती है, तो हर रचनाकार उस समय कुछ लिखता है। जी। तो वो इनकी कहानी उसमें छपी, और उस तो रचनात्मक और लेखन की जो प्रवृत्तियाँ थी तभी से इनके अंदर मतलब प्रकट हो गई। उसके पश्चात जो है फिर भीष्म साहनी जी की कहानी, ऐसा कहा जाता है कि हालांकि हम लोग ने पढ़ा नहीं है कि हंस का जो अमृत राय जो हंस पत्रिका निकालते थे जी, उसमें नीली आंखें कहानी इनकी प्रकाशित हुई। अच्छा। अमृत राय, क्योंकि हंस पहले प्रेमचंद जी निकालते थे, उसके बाद फिर श्रीपत राय ने निकाली, फिर उनके बेटे अमृत राय ने निकाली जी। तो ये उसी दौरान जो है सन 40 के आसपास, 50 के आसपास, 40-45 में इनकी रचना जो है नीली आंखें उसमें प्रकाशित हुई हंस जी। उसके पश्चात जो है सबसे बड़ा इनका नाम जो हुआ, तो इनकी जब कहानी सन भैरव प्रसाद गुप्त हिंदी के कथाकार थे, महत्वपूर्ण कथाकार थे, और नई कहानियाँ निकालते। नई कहानियाँ पत्रिका भी बहुत मतलब चर्चित पत्रिका थी। तो उस कहानी में वो उसका एक अंक निकला, और वो बड़ा महत्वपूर्ण अंक निकला कहा जाता है। उसमें चीफ की दावत जो कहानी प्रसिद्ध है, बहुत सुंदर कहानी, जो चीफ की दावत कहानी है, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है तो, और बड़ी प्रभावशाली कहानी है। तो चीफ की दावत कहानी उस अंक में छपी। उसके अलावा उसमें परिंदे, निर्मल वर्मा की कहानी, मोहन राकेश की कहानी, और शेखर जोशी का घटवार भी सुना है उसमें, मतलब अच्छा, हमने वो देखा नहीं है। हाँ, तो वो जो अंक नई कहानी का बड़ा महत्वपूर्ण रचना होगा, हम लोगों को उस अंक को अवश्य उसको देखना चाहिए। तो उसमें उस समय के महत्वपूर्ण ये कथाकारों की बड़ी महत्वपूर्ण कहानियाँ, जो बाद में वापसी कहानी भी शायद प्रियमदा की, उषा प्रियमदा की, उसमें प्रकाशित हुई या नहीं, लेकिन वो जो महत्वपूर्ण कहानी है उस दौर की। और ये कमलेश्वर की नहीं, राजेंद्र यादव, इन लोगों की कहानियाँ उसमें प्रकाशित। तब से उसके बाद इनका एक बार चीफ की दावत प्रकाशित हो गई तो हिंदी में नाम चर्चित हो गया जी, जी। तो यहाँ से उनका शुरुआत होती है। और उसी समय तक शायद उन्होंने फिर उपन्यास, मतलब कथा संग्रह उनका आ गया था। उससे पहले उनका एक कथा संग्रह झरोके आ गया था मेरे ख्याल में। झरोके कथा संग्रह जो है उनका आ गया था। उस झरोके कथा संग्रह में उन्होंने बाल मनोविज्ञान का बड़ा वर्णन किया है, बड़ा चित्र किया है। एक बच्चा होता है, उसकी मनोविज्ञान किस तरह की
उसके पारिवारिक उससे जो वो होती है जी, उस प्रभाव से जो बच्चों के अंदर जो मनोविज्ञान विकसित होता है उसका बड़ा बारीक चित्रण है जी। उसके पश्चात उनकी फिर जो है तमस तो बाद में प्रकाशित हुआ, तमस झरोके, हाँ, झरोके के बाद एक उपन्यास और उनका कड़ियाँ उपन्यास जो है जी, वो प्रकाशित हुआ। और ये सब इस बीच उनने अपना रचना और अन्य भी उनकी रचनाएं, उसके बाद एक उनकी कहानी वांगचू एक प्रकार कहानी बड़ी प्रसिद्ध कहानी है जो बौद्ध उसपे है, भिक्षुक पे आपने कहानी पढ़ी होगी। जी जी, वांगचू कहानी प्रकाशित हुई। जी, अमृतसर आ गया कहानी, हाँ, वो भी बहुत प्रसिद्ध कहानी है, विभाजन पर, हाँ, विभाजन पर अद्भुत कहानी है। तो इस तरह से उनका तो फिर जब एक बार ये कहानियां, महत्वपूर्ण कहानियां प्रकाशित हुई और उनका नाम आ गया तो वे हिंदी के उस तत्कालीन उसके एक मतलब प्रसिद्ध रचनाकारों में उनका नाम शुमार होने लगा जी। और उसके बाद की पीढ़ी के तो मोहन राकेश और राजेंद्र यादव, इनकी त्रयी तो अलग थी, वो नई कहानियों की एक अलग कहानियों की जो थी तिकड़ी थी, लेकिन इनका एक स्वतंत्र लेखन रहा जी। तो और तमस उपन्यास इनका 1973 में प्रकाशित हो गया था जी। तो 1973 में प्रकाशित हुआ। 1975 में उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला तमस के ऊपर। फिर बाद में फिल्म भी बनी और उस पर सीरियल वो हुआ, तो दूरदर्शन का बहुत प्रसिद्ध सीरियल तो भारत के जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो विभाजन है उसके ऊपर अद्वितीय उपन्यास है और इसके तमाम भाषाओं में अनुवाद हुए। तो इस तरह से भीष्म सहानी जी का जो रचना कर्म है वो बढ़ता गया, आगे लिखते गए और भी उनने कई उपन्यास लिखे और फिर बृहद रचना संसार है। जोशी जी, मैं इसीलिए कह रहा था कि एक प्राथमिक टिप्पणी आपकी तरफ से आ जाए तो मोटा माटी हम भीष्म सहानी जी के कुल रचना संसार को समझ लें। आपकी टिप्पणी में लगभग सारी चीज़ें आ ही गई, लेकिन अशोक मिश्र जी, भीष्म सहानी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो यथार्थ का चित्रण है, उनकी कहानियाँ, उनके नाटक, उनके उपन्यास उसको बड़े अद्भुत तरीके से करते हैं। और ये बहस भी तभी से शुरू हुई, यथार्थवादी लेखन जिसको हम कहते हैं, जो आपका भोगा हुआ यथार्थ है उसी को आप शब्दों के जरिए साहित्य में लाए। अगर मैं आपसे कहूँ तो आप उनके नाटकों में, कहानियों में उस समय के यथार्थ को किस रूप में देखते हैं? आज तो परिस्थितियाँ पूरी बदली हुई हैं, लेकिन विभाजन के बाद का जो दौर है, भीष्म सहानी को आप कैसे याद करते हैं? तो मुझे एक शेर याद आता है जी कि खुशबू जिंदा है तो समझो कि चमन जिंदा है, खुशबू जिंदा है तो समझो कि चमन जिंदा है, और वक्त की सांस भी थम जाए अगर हाथों में, कलम जिंदा है तो समझो कि वतन जिंदा है। क्या बात। तो भीष्म सहानी ऐसे रचनाकार थे कि जिनकी लेखनी में वतन का इतिहास जिंदा है, उसमें साहित्य जिंदा है, मानवीय संवेदनाएं जिंदा हैं, और यथार्थपरक कहने का आशय ये है कि जो कुछ घटित हो रहा है उसे वर्णन करने का और वास्तविकता के साथ वर्णन करने की क्षमता का होना। जी। तो हम अगर उनके उपन्यास तमस को देखते हैं जी, तमस जो विभाजन पे लिखा हुआ एक अद्वितीय उपन्यास है, उस उपन्यास में हम देखते हैं कि वो घटना प्रधान उपन्यास है जिसमें कोई व्यक्ति नहीं, बीच बीच में घटनाएं होती हैं, लोग जुड़ते जाते हैं, लेकिन उसमें समाज में जितनी अच्छाई बुराई है, जो सरकारों का और राजनीतिज्ञों का एक दूसरे को लड़ाने का मामला है, तीसरे जो बड़ी बड़ी बातें हाँक के और अंत में किसी मुकाबले के समय भाग जाने का मामला है, तीसरे जो महिलाओं की दशा है, और चौथे जो अंतर अनुभूति इस बात की है कि हमने कोई गलती की है, पश्चाताप है, उसका भी है। हम चीफ की दावत कहानी की भी चर्चा चल रही थी। चीफ की दावत कहानी इनकी बड़ी मशहूर कहानी है और तमाम विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में है। सामनाथ जो उस समय अधिकारी होते हैं वो अपने चीफ को बुलाते हैं, मुद्दा क्या है? प्रमोशन का है। आज भी लोग प्रमोशन के लिए दावतें देते हैं, शराब की बोतलें खुलती हैं और जाम से जाम टकराते हैं और अंत में पता चलता है कि योग्यता पर पैग हावी हो गया। वो बुलाते हैं, लेकिन वो एक और यथार्थ की बात है कि मध्य वर्गीय जो मानसिकता है उसका इन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उसमें जो वहापोह है, उसमें जो लालच है, उसमें जो महत्वाकांक्षा है और जिसके पीछे वो तमाम चीज़ों को दरकिनार कर देता है। जी। तो अपनी माँ को छिपाने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि चीफ उन्हें न देख ले, और फिर जब चीफ से उनका सामना हो जाता है उनकी माँ का, और वो गीत गा के एक पंजाबी
धुन की सुनाती हैं, और बाद में वो पंजाब में क्या चीज़ें बनती हैं, तो वो जब फुलकारी का नाम लेती हैं और उसे चीफ पसंद करता है, अपने लिए बनाने की बात करता है, तो वही माँ जो छिपाने के लिए कूड़े से भी बदतर समझी जा रही थी, पति पत्नी परेशान थे, उन्हीं के लगता था कि आज उनकी वजह से घर में उजाला हो रहा है, और वो वहाँ पे हाजिर होते हैं। अगर नाटकों में देखें तो हानूस नाटक उनका है जी, बहुत चर्चित नाटक है, बहुत चर्चित नाटक है, और ये भी उस वर्ग की बात करता है कि जो लोगों के आदर्शों से प्रभावित होता है, जो आदर्श बातें कही गई हैं कि आप अपना सर्वोत्तम योगदान दें। तो वैसे इस नाटक की कहानी भी बड़ी जो है ख़ास सी है कि निर्मल वर्मा जी गए थे चेकोस्लोवाकिया। अच्छा। तो वहाँ गए तो प्राग जो वहाँ का वो है राजधानी है, वहाँ पे एक मीनार दिखी, तो उस मीनार पे टहलने लगे, तो उसके आसपास के लोगों ने उन्हें कई कहानियाँ सुनाई। तो उसमें से एक ने कहानी सुनाई कि अब से 700-800 वर्ष पहले यहाँ का जो बादशाह था, उन्होंने कहा मीनार इसलिए मशहूर है कि जो बादशाह था उस समय एक व्यक्ति को उसने आंखें फड़वा दी थी। बोले किसके? तो पता चला ये जो हानूस था ये पहले ताला बनाने का काम करता था, और बाद में इसने कहीं घड़ी के बारे में सुना, तो उसके प्रति इसकी चेतना जगी और उसने घड़ी बनाना शुरू किया। फिर उसने घड़ी बना ली और घड़ी को ले जाके उस मीनार पे लगाया जी। जब घड़ी मीनार पे लगाई गई तो पूरे नगर के लोग जुटे, अद्भुत चीज़ थी। उस समय तो आविष्कार पे आविष्कार आ रहे थे जी, कि भाई घड़ी का आविष्कार, साइकिल का आविष्कार, फला का आविष्कार, तो युग ही था जी। तो उन्होंने देखा, बादशाह को बताया, तो बादशाह ने घोषणा की कि आज से वो हमारे यहाँ का सभासद होगा, हमारे जो है दरबार का सभासद पदवी दी गई। दूसरी घोषणा जो राजा की हुई, उन्होंने कहा कि इनकी दोनों आंखें निकाल ली जाए। ऐसा ना हो कि दूसरी जगह इस तरह का कोई घड़ी या ऐसा कोई निर्माण हो कि जिसे देखें लोग। तो यहाँ पर जो किसी का जो दंभ है, जो अपने को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की बात है, अहंकार है, वो एक कलाकार पर भारी पड़ा। और जिस उद्देश्य से उन्होंने एक जन कल्याण के एक अपनी जिस प्रसन्नता के साथ किया था, आंख से अंधे हो गए। बाद में भी ये चीजें देखी गई कि जिसने ताजमहल बनाया, सुना कि उसके हाथ कटवा लिए गए। मैं तो अपने गांव में भी एक शिवालय बना हुआ है, मैंने उसमें देखा कि हाथ कटे एक व्यक्ति का चित्र लगा, ऊपर बना हुआ है मूर्ति। तो हमने पूछा, करीब 250-300 पुराना शिवालय है, तो हमने पूछा इस शिवालय में ये हाथ कटे कौन है? तो उन्होंने कहा ये जिन्होंने इसका निर्माण किया था उनके हाथ जो है यहाँ के जमींदार ने कटवा लिए थे कि दोबारा इस तरह का मंदिर कहीं न बनाए। बहुत। तो ये जो बात वहां से शुरू होती है चेकोस्लोवाकिया से, वो आपको अपने गांव गिराव उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में दिखती है। तो इसके माने की बड़ी बारीक नब्ज उन्होंने पकड़ी है मानव मन की जी, बिल्कुल। और वो सभी जगह कमोबेश एक सा है, वो चेकोस्लोवाकिया हो या हमारे भारत का कोई दूरस्थ गांव हो। ये आपने बहुत सुंदर। लेकिन अशोक जी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं जोशी जी के पास आपकी बात से ही निकला, जो क्योंकि फिर बाद में विस्मरण हो जाएगा। दिनेश जोशी जी, अशोक जी जो चर्चा कर रहे हैं तमाम भीष्म साहनी जी की रचनाओं की, इन्हीं रचनाओं को देखते हुए अशोक जी, कई बार उन पर यह कहा जाता है कि प्रेमचंद की परंपरा के लेखक हैं भीष्म साहनी, और हमारे यहाँ खासकर हिंदी पट्टी में ये टैग लगाने का एक पहले से ही एक रिवाज रहा है कि आपने कहा कि ये उन जैसे हैं, ये वाले उन जैसे हैं। उससे आज वो जो लेखक का अपना जो मौलिक व्यक्तित्व है वो कहीं खो सा जाता है। तो दिनेश जोशी जी, भीष्म साहनी जैसे विराट व्यक्तित्व का, प्रेमचंद जी नो डाउट अद्भुत साहित्य के अद्भुत निधि हैं, लेकिन क्या भीष्म साहनी जी को ये कहना पड़ेगा कि वो प्रेमचंद की परंपरा के लेखक हैं, या उनका अपना ही एक मौलिक व्यक्तित्व है? सही कहा आपने। ये कहा जाता है अक्सर हमारे उसमें, जो भी उस समय के रचनाकार थे, उनसे प्रेमचंद से के बाद की जो पीढ़ी थी जी, उसको कहा जाता है कि प्रेमचंद की परंपरा के, क्योंकि एक स्वाभाविक एक वह है कथन है। लेकिन ऐसा निश्चित नहीं है। एक माइलस्टोन आपको मिल गया। हाँ, माइलस्टोन तो आधार स्तंभ क्यों वहाँ वो नहीं है, क्योंकि प्रेमचंद तो ग्रामीण जनता के रचनाकार थे। देखिए, प्रेमचंद का जन्म जो है 1880 में हो गया था। उस समय तत्कालीन भारत की स्थितियाँ थी, ग्रामीण भारत की वो थी, लोग नौकरी में आ रहे थे, बहुत गरीबी थी, अभाव थे, और उनका जो वर्णन है वो ग्रामीण भारत का, जैसे दो बैलों की और जोड़ी और इस तरह की जो ग्रामीण चित्रण बहुत है, ग्रामीण पात्र बहुत है। लेकिन
जो भीष्म साहनी थे वो मध्यम वर्गीय शहरी जीवन उनका ये आप बहुत एकदम नई बात कह रहे हैं। तो प्रेमचंद की परंपरा तो उस तरह की परंपरा थी। बाद में प्रेमचंद ने नौकरी की और तमाम उस भ्रष्टाचार का भी उन्होंने लिखा, गोदान भी लिखा, और बनारस वगैरह जो आसपास का पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो चित्रांकन है वो उन्होंने अपनी रचनाओं में किया, आंचलिक जीवन का भी किया, शहरी मध्यम वर्गीय का भी किया। लेकिन भीष्म साहनी विशुद्ध रूप से, क्योंकि ये रावलपिंडी से आए थे, इनके पिताजी व्यापारी थे, व्यापारी वर्ग थे और समृद्ध परिवार था। भाई इनके बलराज साहनी फिल्मों में थे, तो उस तरह की वो नहीं है, मतलब परंपरा वो वाली नहीं है। मनो जो वह है भाव वो भिन्न है जी। तो यथार्थवाद का जैसे प्रेमचंद की परंपरा का कहा जाता है, प्रेमचंद की परंपरा के बाद तो यशपाल थे, जैनेन्द्र थे जी, उपेन्द्रनाथ अश्क थे, उपेन्द्रनाथ अश्क और वगैरह इनके समकालीन रहे जी, क्योंकि इनका जो जीवन, इनका भी जन्म जो है 1915 में हुआ, तो उस समय ये उपेन्द्रनाथ अश्क मंटो शहादत हसन मंटो भी उसी 100 के लगभग 3-4 साल पहले के थे जी। और उपेन्द्रनाथ अश्क थे, जैनेन्द्र, यशपाल, ये लोग थे। तो ये लोग प्रेमचंद की परंपरा के कहे जा सकते। अज्ञेय भी समकालीन थे, लेकिन इनसे जो है थोड़ी सी पीढ़ी बाद के, थोड़े 2-4 साल बाद के जो है रचनाकारों में भीष्म साहनी का नाम आता है। अच्छा। भीष्म साहनी ने जो अपना जो लेखन किया वो उस तरह का लेखन प्रेमचंद की परंपरा का ही, यथार्थवाद एक सामाजिक यथार्थवाद था, आदर्शवादी यथार्थवाद था प्रेमचंद का, लेकिन इनका एक प्रगतिवादी आधुनिकता बोध का था। बहुत बड़ी बात आप आधुनिकता बोध है, शहरी जीवन का वर्णन है, जो हमारा समाज में जो तत्कालीन स्थितियां, समसामयिक स्थितियां जो व्याप्त हो रही हैं, दंगे फसाद हैं और विभाजन है, उसका चित्रण है। तो प्रेमचंद की परंपरा से हटके मैं कहूँगा कि उससे एक सीढ़ी और आगे बढ़ के आधुनिकतावादी यथार्थ का जो वह है वो भीष्म साहनी जी का रचना संसार है जी। अशोक जी, जो दिनेश जोशी जी कह रहे थे कि एकदम ये ठीक है कि वो प्रेमचंद की परंपरा के लेखक साहित्यकार माने जाते हैं, लेकिन उनका अपना एक विराट रचना संसार है। और जोशी जी, आपकी बातचीत में एक जो बड़ी चीज़ आई है और जिसकी तरफ मैंने भी कहीं पढ़ा नहीं, किसी पत्रिका में या किसी अखबार में या किसी भी शोध ग्रंथ में, जो आप कह रहे हैं कि प्रेमचंद का जो साहित्य है वो एक खास तरह का ग्राम्य जीवन है, और भीष्म साहनी के साहित्य में हमको उस दौर के शहरों के, उस समय जो भी महानगर रहे होंगे, जिसमें लाहौर भी है, दिल्ली भी है, अमृतसर भी है, उन सब का जो एक मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग है उसकी झलक ज़्यादा मिलती है। वो जो सीमांत आदमी को देखने की दृष्टि है वो भी एक मध्यवर्गीय दृष्टि भीष्म साहनी के यहाँ मिलती है। लेकिन तमस पे आपने जहाँ पर मैंने हस्तक्षेप किया था, वो आप तब तमस की चर्चा कर रहे थे। उस दौर में जब भीष्म साहनी तमस लिख रहे थे, अगर आज आप उसको पढ़ते हैं तमस को, या उनकी जो आपने अमृतसर आ गया कहानी की चर्चा की, और भी उनका तमाम कहानियां हैं जिसमें विभाजन का संतरास बराबर हमको नज़र आता है। कौन से लेखक और हैं जिन्होंने इस तरह का साहित्य लिखा, और आज अगर आप उस यथार्थवादी लेखन को याद करते हैं तो वो दौर आपको कैसा नज़र आता है? तो मैं थोड़ा पहले वाले से जुड़ता हूँ कि परंपरा क्या चीज़ है। तो परंपरा है कि जो पहले से चला आ रहा है उसका पालन किया जाए, उसे परंपरा कहते हैं। ठीक है। लेकिन जब कोई अगली पीढ़ी आती है तो वो अपनी नई ईंट वहाँ रखती है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं जी। तो मुंशी प्रेमचंद जो प्रगतिशील लेखक संघ था उसके संस्थापकों में से थे। लखनऊ में 1936 में उसकी बैठक हुई थी जिसमें गए थे, उसी के बाद उनकी डेथ हुई है। और तब भीष्म साहनी जी जवान हो रहे थे, 21 साल के हो रहे थे जी। और ये वो समय होता है कि जब कल्पनाओं में, समाज के आदर्शों में, साहित्य के आदर्शों में विश्वास बढ़ता है और जीवन संघर्ष शुरू होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। तो उस समय अगर इन्होंने किसी को पढ़ा होगा तो प्रेमचंद को ही पढ़ा होगा, जाहिर सी बात है। और उस समय के जिन लोगों को देखा होगा, और ये बात क्या है, प्रेमचंद कब पैदा हुए? 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो चुका था, उसके 23 वर्ष बाद पैदा हुए। तो ये कौन सा समय था कि जब पूरे देश में खलबली मची थी कि देश आज़ाद कैसे होगा, और एक पहला प्रयास दबा दिया गया था, बल्कि कुचल दिया गया था। 1857 का। इसके 23 साल बाद प्रेमचंद पैदा होते हैं। तो जो उसका मटमैलापन था वो पूरे समाज में था कि जहाँ पर भारतीय अस्मिता को कुचला गया था, जहाँ पर इनके अंदर उठती हुई आज़ादी की ललक को दबाया गया था,
जहाँ स्त्रियों पे अत्याचार हो रहे थे और इस पे कई जगह वो नई नवेली दुल्हनें भाग के अरहर के और गन्ने के खेत में छिप जाती थी। तो ये वो समय था। उस समय जमींदारों के भी बड़े आतंक थे, क्योंकि उनकी भारतीय परंपरा उनके दिमाग में थी नहीं, वो अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहे थे और इस चक्कर में वो ना घर के थे ना घाट के। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस समय जो ये जिस चीज़ से प्रभावित थे वो कोई भी पूरी दुनिया प्रभावित, पूरा देश प्रभावित था कि आज़ादी कैसे मिले, भारतीय अस्मिता को किस प्रकार से सामने लाया जाए। और उस समय जो मनोविज्ञान था लोगों का, वो इस प्रकार से दुविधा में थे कि वे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो अंग्रेज सरकार के पीछे जाना पड़ रहा था, और अगर वो उसी में रहना चाहते थे तो क्रांतिकारी आंदोलन गुपचुप तरीके से शुरू हो गए थे, बंगाल के अंदर बन गया था और सब चीज़ें थी जी। तो ये रावलपिंडी में पैदा होते हैं जी। और उसके बाद प्रेमचंद को इन्होंने पढ़ा होगा, अगर उस समय के लेखक थे तो प्रेमचंद उस समय अपने टॉप पे थे जी। और प्रगतिवादिता के चिन्ह क्या हैं? प्रगतिवादिता के चिन्ह हैं नारी की स्वतंत्रता जी, शिक्षा, दलितों का सम्मान, सामाजिक समरसता और आज़ादी की ललक। ये उस समय प्रगतिवाद में एक शामिल था। बिल्कुल ठीक है। तो उस समय तो ये कहना कि वो प्रगतिवादी थे या वो प्रेमचंद की परंपरा के हैं तो कोई खराब बात नहीं है, लेकिन परंपरा कह के किसी को उनकी कॉपी कहा जाए अगर ये समझा जाए तो गलत है। और अक्सर होता यही है। और अक्सर होता है, लोग जानते हैं कि भाई ये तो वो परंपरा जो है उस तरह के मकान की सीढ़ी नहीं है कि सीढ़ी आपके परदादा ने बनाई थी उसी पे कदम रख के आप जा रहे हैं जी। वो उस तरह की परंपरा नहीं है जी। ये परंपराएं जीवंत हैं, सद्भाव से भरी हुई हैं, इनके उद्देश्य हैं और इनके परिणाम परक उद्देश्य हैं जिनको ध्यान में रख करके कोई रचना की जाती है जी। तो मैथिली शरण गुप्त को मैं याद करता हूँ, कहते हैं कि है अंधसा अंतर जगत कविरूप सविता के बिना, है अंधसा अंतर जगत कविरूप सविता के बिना, सद्भाव जीवित रह नहीं सकते सुकविता के बिना। क्या बात है। तो ये कविता क्या है? साहित्य है। तो ऐसे साहित्य की रचना में जो लोग आज इतने नामवर हो इसलिए है कि उन्हें महसूस किया गया है, और जो बात आम आदमी नहीं कह पाता है उसे लेखक या साहित्यकार कह देता है, इसलिए वो महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल ठीक है। तो जब हम तमस पे आते हैं, तमस की बात चल रही थी, हम हानूस पे आते हैं, उसकी बात चल रही थी, कहानियों पे आते हैं, तो वहाँ पर जो मानव मन की संवेदना है, जो दुविधाएं हैं और जो मध्य वर्ग की खासतौर से दुविधा है उसको उन्होंने सामने रखा है जी। और दूसरे जो समाज में एक दूसरे को लड़ाने की बातें हैं, वो सब बातें जिनकी पहली बात कर रहा था, उन सारी चीज़ों की पहचान की है और उन्होंने साहित्य के माध्यम से कहने की कोशिश की। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है भीष्म साहनी और इसलिए उनका रचना संसार महत्वपूर्ण है। वे किसी के कदमों की निशानी पे नहीं चले हैं, बल्कि उन्होंने उससे प्रेरणा ली है और अपना नया संसार बनाया है, मौलिक धारा बनाई। मौलिक धारा वही है, क्योंकि जो लेखक हैं कभी उनके बारे में कहा जाता है कि लीक लीक कायर चलें लीक ही चलें कपूत और लीक छाड़ तीन ही चलें सायर सिंह सपूत। क्या बात है अशोक जी, बहुत सुंदर। आपके वक्तव्य में भीष्म साहनी एक बार थोड़ी देर के लिए ऐसे जीवन तो हमारे सामने हो गए और मुझे लगता है उनको याद करने का कितने 83-84 साल, 87 साल की उम्र उनको मिली। सुदीर्घ दीर्घ जीवन उन्होंने जिया, अन्य लेखकों की अपेक्षा बहुत दीर्घ जीवन जिया। भले बहुत संघर्ष भी रहा, और उनका एक दूरदर्शन के ही आर्काइव में पुराना इंटरव्यू है, बहुत ही सुंदर इंटरव्यू है जो असगर बजाज साहब ने लिया है। उसमें वो जब असगर बजाज एक जगह उनको पूछते हैं कि भाई जब इतनी शानदार आपने शुरुआत कर ली थी तो बीच में तमस को लिखने में इतना लंबा गैप क्यों लगा? भाई विभाजन के बाद विभाजन का संतरास आपने उसमें लिया, लेकिन इतनी देर में आपने क्यों लिखा? तो उस बीच के दौर को वो याद करते हैं कि भाई रावलपिंडी से हम दिल्ली आ गए और एक तरह से पूरी तरह उजड़ गए थे, तो वो जो दोबारा से जड़ें जमाने का जो संघर्ष था उसमें समय कब निकला? बल्कि एक जगह उसी में वो कह रहे हैं कि वो तो दिल्ली जब 47 में देश आज़ाद हुआ तो लाहौर से रावलपिंडी से चल के दिल्ली ये सोच के आए थे कि यहाँ पर आज़ादी का जश्न देखकर वापस लौटेंगे, और पता चला कि गाड़ियाँ बंद हो गई, वो भारत में ही रह गए, पिताजी उनके वहाँ रह गए। तो एक अजीब तरह का जिस सवाल को लेकर मैं आपके पास आया था कि आज हम जब कल्पना करते हैं कि विभाजन का दौर कितना विभत्स रहा होगा, उन्हीं की कहानियों में कहीं एक जगह वो कहते हैं कि कुएं में उन्होंने महिलाओं को कूदते हुए देखा था कि भाई जान बचाने के लिए करेंगे क्या। तो वो जो लेखन उनका है, मुझे लग रहा है कि वही भीष्म साहनी का
जो सबसे बड़ा योगदान है साहित्य को, उस दौर को जितना जीवंत वो करते हैं, मेरे ख्याल से कोई दूसरा लेखक नहीं कर पाता है। सआदत हसन मंटो जरूर उनके समकक्ष कहीं बैठते हैं, खासकर टिप्पणियों के मामले में, लेकिन दिनेश जोशी जी, भीष्म साहनी के जब हम समग्र व्यक्तित्व को देखते हैं तो एक नाटककार के रूप में, कथा लेखक के रूप में, उपन्यासकार के रूप में और अभिनेता के रूप में, इन सारे रूपों को जब आप एकाकार करते हैं तब आपको भीष्म साहनी कैसे नजर आते हैं? भीष्म साहनी तो मुझे देखिए लगता है उनकी जो शक्ल सूरत और उनके जो बालों का वो है और उनका रूपरेखा जो नाक नक्श है वो भी एक अभिनेता की तरह है। आपने देखा होगा अभी उनके पीछे चित्र था तो उनका अभिनेता की तरह का एक वो है, मतलब आवा है जी, जो मुखाकृति है जी। और तो उनके क्योंकि भाई उनके बड़े भाई उसमें थे तो उनका अभिनेता होना तो निश्चित बलराज साहनी से ज्यादा, हाँ ज्यादा सुंदर, और उनका जो नासिका की आप तीखी नाक और उनका जो वो है आप देखिए, उनके बालों का जो वो है वो भी एक कलाकार की तरह का उनका अभिनेता किस्म का उनका मुखाकृति है और उनकी भंगिमा है जी। तो जाहिर है कि उनका तो शुरुआती दौर से वो इप्टा में चले गए थे और वहाँ गए थे तो थिएटर से उनकी वो थी, तो अभिनेता तो है ही वो अगर एक बड़े, अब चूंकि ये कहा जाता है कि वो एक लेखक ना होते तो क्या होते, अभिनेता होते कि नहीं होते जी। लेकिन ये जरूरी है कि वो बम्बई गए लेकिन उनका मन नहीं लगा और अभिनय में उनका बहुत ज़्यादा उनको वहाँ सफलता उस तरह से नहीं मिली, लेकिन नाटकों में समांतर जो सिनेमा हमारे यहाँ का कला सिनेमा जो है उसमें उन्होंने बहुत वो किया। उनकी जो खुद जो तमस का जो सीरियलाइज हुआ जी, उसमें उनका अभिनय, उसमें उनके हरनाम नाम का जो नाम सिंह नाम का जो व्यक्ति है वो उसका अभिनय किया उन्होंने और बहुत सुंदर अभिनय किया। उसमें पगड़ी बने सरदार बने हुए हैं और उनकी पत्नी भी है साथ में और वो जाते हैं तो वो वहीं से उनका अभिनय का वो उजागर होता है कि वो एक बहुत बड़े अभिनेता थे। उसके अलावा उनकी जो अभिनय की जो वह हैं, उन्होंने जो मोहन जोशी हाजिर मोहन जोशी हाजिर एक फिल्म आई थी मेरे ख्याल में ये 1980 के आसपास की फिल्म है तो उस फिल्म में बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी, कला फिल्म थी। उसमें बड़े महत्वपूर्ण थिएटर की जो समय के मनोहर सिंह, उत्तरा बावरकर और ये इस तरह की सुरेखा सीकरी, ये जो नाटक के जो महत्वपूर्ण हस्तियाँ थी जी थिएटर की, मानी कला की, वो सब उसमें मतलब चरित्र उन्होंने वो निभाया। तो उसमें भीष्म साहनी जी ने भी अपना एक रोल किया। तो भीष्म साहनी जी का मोहन जोशी जो बने पात्र, मोहन जोशी स्वयं भीष्म साहनी बने जी। और उसके बाद तो वो फिल्म जो है बड़ी अच्छी फिल्म है, बड़ी मतलब कला फिल्मों की एक बड़ी मतलब मानक फिल्म है जी जी। और उसके अलावा भी उनकी जो वो है वो भी दूसरी फिल्में भी उनकी आई जो वो है मेरे ख्याल में मिस्टर मिसेज अय्यर एक बाद में एक पिक्चर आई थी, फिल्म आई थी, वो भी कला फिल्म थी, उसमें भी उन्होंने अभिनय किया, इकबाल बने हुए जी जी। तो इस तरह से उनका अभिनय का वो तो है ही है, लेकिन चूंकि साहित्य में वो ज्यादा छा गए तो उस तरह से साहित्यकार का उनका उजागर कम होता है, लेकिन वो एक बहुत बड़े अभिनेता थे जी, माना जाएगा जी। उनकी बातचीत में भी लगता है बातचीत में भी उनकी रूपरेखा, उनकी जो बालों का वो है, तो वो एक अभिनेता तो थे ही, अभिनेता मतलब जी। तो इसमें कोई शक नहीं कि वो एक अभिनेता थे जी। अशोक जी, भीष्म साहनी जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत संक्षेप में मैं आपका जवाब चाहूँगा इस पर कि एक वो दौर था जब भीष्म साहनी जैसे लेखक, यथार्थवादी लेखक हमको मिले, उसके दौर में जो लेखक आए हैं, आपको लगता है जैसे हम भीष्म साहनी को कह रहे हैं कि प्रेमचंद की परंपरा के लेखक हैं, साहित्यकार हैं, भीष्म साहनी की परंपरा के साहित्यकारों की अगर मैं चर्चा करूँ तो आप किन नामों को गिनाना चाहेंगे? तो एक तो उनके साथ के लोग जो बाद तक रहे उसमें कमलेश्वर थे, अब्दुल बिस्मिल्लाह थे जी, लेकिन उनके संगी साथी थे जी। उसके बाद तीन तरह के लोग हुए, तीन तरह की एक पूरी हम धारा देखते हैं कि जिसमें लोगों ने लिखा और उनके बाद के थे और उस परंपरा में थे जी। तो उसमें एक तो वे थे जो दलित लेखक आए जी, जिसमें अपने देहरादून में रहने वाले ओम प्रकाश वाल्मीकि जिन्होंने जूठन लिखा जी, उसे आप पढ़ें और उसे पढ़ते हुए आपको ये महसूस होगा कि आपको कई बार अपनी संवेदनाओं पे दोबारा विचार करना पड़ेगा कि हम कैसा सोचते हैं। बिल्कुल। दूसरे तुलसीराम हुए जिन्होंने मुर्दहिया लिखा, अद्भुत बहुत फेमस हुआ। रविंद्र कालिया हुए, ममता कालिया हुई, मन्नू भंडारी, ये सब राजेंद्र यादव वगैरह, ये सब बाद में ये सब उनसे प्रभावित थे। और बाद में अलका सरावगी जो अभी तक इनका लेखन है। तो ये सभी
भीष्म साहनी के लेखन से प्रभावित रहे और उस पूरी धारा से प्रभावित रहे। इन्होंने आधुनिक भारत को और अपने को किस प्रकार से लेखन में सामने लाए, जैसे अब्दुल बिस्मिल्लाह के झीनी 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 चदरिया, तो असगर वजहात हैं, स्वयं प्रकाश, तो इन सबको जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि भीष्म साहनी अपने लेखन और प्रेरणा के जरिए आज भी जिंदा है। और मुझे एक शेर याद आता है कि दुनिया ने तजुर्बात हवादिस की शक्ल में मुझको दिया है जो वही लौटा रहा हूँ मैं। क्या बात है। तो यथार्थ दो तरह के होते हैं, बहुत देखा हुआ यथार्थ, भोगा हुआ यथार्थ। देखा हुआ यथार्थ एक गवाह अदालत में कहता है, भोगा हुआ यथार्थ एक लेखक अपने कमरे में चिराग की रोशनी में कलम से सफ़ेद स्याही से उज्जवल पृष्ठों पर अंकित करता है। क्या बात है। जो स्वर्णिम पृष्ठ बन जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अशोक जी, दिनेश जोशी जी, बहुत हम लगभग कार्यक्रम के एक तो उत्तरार्ध क्या आप लगभग समापन पर हैं, लेकिन जो अशोक जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या किसी लेखक को तैयार करने में घटनाएं भी जिम्मेदार होती हैं? क्योंकि जब जब हम देखते हैं कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम होता है, जैसे विभाजन ने एक पूरे लेखकों की पीढ़ी को तैयार किया, खासकर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप में लेखकों की एक बहुत समृद्ध पीढ़ी आई। उसके बाद के जितने आपने नाम गिनाए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अद्भुत लेखक है, लेकिन वो जो भीष्म साहनी को पढ़ते हुए, प्रेमचंद को पढ़ते हुए, शहादत हसन मंटो को पढ़ते हुए जो दौर जीवंत होता है, ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बड़ी घटना ही लेखकों की किसी बड़ी समृद्ध पीढ़ी को तैयार करती हो? ऐसा है क्या? नहीं, ये बात सच है, ये है ऐसा। हिंदी में हमारे बाद में जो कहानियाँ हुई हैं, नक्सलवादी आंदोलन हुआ, आंदोलन जो क्रांतियाँ होती हैं, तो नक्सलवादी मूवमेंट है, नक्सलाइट मूवमेंट जो उस समय हुआ, उससे बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। संजीव जैसे लेखक जो हमारे इसमें महत्वपूर्ण लेखक है, और भी बहुत सारे लेखक जो है नक्सलवादी पीढ़ी से प्रभावित होकर उन्हें लिखना शुरू किया। कि आदर्श होता है, एक कल्पना होती है और एक समाज को बदलने की जो इच्छा होती है, तो वो किसी आंदोलन से या कोई महत्वपूर्ण घटना, जैसे आपने बताया एक विभाजन की जो घटना थी, वो महत्वपूर्ण, दोनों चीजें, घटनाएं और आंदोलन, उनसे ही एक समाज का जो है क्रांतिकारी लेखकों के अंदर एक अनुभव और अनुभूति। तो आपका कहना है कि आंदोलन और घटना दो चीजें लेखकों की को ज़्यादा समृद्ध करती हैं। ये अशोक जी की बातचीत के संदर्भ में ये सवाल आया था, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। बहरहाल, भीष्म साहनी जैसे विराट व्यक्तित्व पे अगर हम बात करने जाएं तो मुझे लगता है कि घंटों की बहस भी, घंटों की चर्चा भी छोटी पड़ती है। उसके बावजूद समय की अपनी समय सीमा है, और इस समय सीमा के अंदर अशोक मिश्र जी और दिनेश जोशी जी, आपने जिस तरह से भीष्म साहनी जी के पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व को हमारे दर्शकों के सामने रखा, इसके लिए आप दोनों का बहुत आभार। साहित्यिकी का मंच आपका आभार प्रकट करता है। ये थी हमारी आज की साहित्यिकी। अगली बार किसी नए विषय के साथ कुछ नए मेहमानों को लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।